क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट या क्रॉप का जमवान एक बार अच्छी हो जाती है, गेहूँ में 80% समस्याओं का समाधान हो जाता है। जिन वैरायटियों में ज़्यादा फुटाव है उनमें सीड रेट कम रखें। टाइम मार्केट में डीएपी कम मिल रहा है तो एनपीके की फॉर्मुलेशन में कई कम्बिनेशन अवेलेबल हैं, उनको यूज़ कर लें। ज़्यादातर वैरायटी जिनकी लॉन्गर ड्यूरेशन है, रूट बायोमास अच्छा है, ऊपर का बायोमास भी अच्छा है, वो ज़्यादातर इस अनसर्टेन क्लाइमेट कंडीशन में अच्छा करेगी। IRI की हमारी HD 3226 है, HD 3086 है, HD 3406 है, HD 3385 है, HD 3388 है। इन वैरायटियों को ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने गेहूं की बुआई शुरुआत में ही कर ली होगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त बुआई कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिसंबर में बुआई करेंगे। इन तीनों ही परिस्थिति में आपको कुछ ऐसी बातों को जान लेना चाहिए जिससे आपकी फसल बेहतर हो सके। कीट और मौसम की मार से आप अपनी फसल को बचा सकेंगे। सही समझ से आप अपनी फसल की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। ये जानकारी पूसा संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक और गेहूं के विशेषज्ञ प्रोफेसर राजवीर यादव ने दी है। इसकी मदद से आप न केवल नुकसान से बच सकते हैं बल्कि तमाम चुनौतियों को मात देकर बम्पर पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये है कि इस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा रह रहा है, हवा चल रही है, मॉइस्चर बहुत फास्ट डिप्लीट होता है। तो थोड़ी सेलो सीडिंग ना करें, मतलब ऊपर बीज ना रखें, थोड़ा सा गहराई में डालें ताकि अगर जो ऊपरी परत में मॉइस्चर उड़ता है तो भी जमवार बनी रहे। क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट या क्रॉप का जमवार एक बार अच्छी हो जाती है, गेहूँ में 80% समस्याओं का समाधान हो जाता है। अच्छी वैरायटी चूज़ करिए, सीड रेट प्रॉपर रखिए, सीड ट्रीटमेंट करिए अगर जी इट इज़ फिजिबल। बाकी सीड ट्रीटमेंट वीट के अंदर ना भी करें तो कोई आफत नहीं है। ज़्यादातर वैरायटी इस तरह की है कि जो जिनके अंदर कोई भी रोग नहीं आता। बाकी करनाल बंट वगैरह की जो इंसिडेंस रहती है वो अगर जो मान लो उस टाइम प्रोफाइलेटिक मेजर के तौर पर कुछ आप इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ कर सकते हो, वो भी उस केस में जिस केस में आपको पता है कि आपके एरिया में रिकरेंटली बार बार मतलब करनाल बंट आता है, नहीं तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं। अब सवाल उठता है कि जो किसान भाई अभी गेहूं की बुआई कर रहे हैं उन्हें किस तरह के बीजों का चयन करना चाहिए। ऐसे किसान भाई क्या करें ताकि उन्हें गेहूं की बम्पर पैदावार मिल सके, आइए जानते हैं। इस टाइम तो मोस्ट ऑप्टिमम टाइम है सोइंग का। तो हालांकि यील्ड रिलाइजेशन के लिए मोस्ट ऑप्टिमम नहीं है, बट इस टाइम टेम्परेचर के लिहाज से भी और ड्यूरेशन जो अवेलेबल है उसके लिहाज से भी मोस्ट ऑप्टिमम। तो इस टाइम अगर जो आपने वैरायटी प्रॉपरली सेलेक्ट करनी है, जो भी टाइमली सोन की वैरायटी है, जैसे मान लो पंजाब की, हमारे यहाँ की दिल्ली की वैरायटी पंजाब की एक PBW 826 है, IRI की हमारी HD 3226 है, HD 3086 है, HD 3406 है, HD 3385 है। 3385 का तो इस बार सीड कम था। और NEPZ के लिए HD 3388 है। इन वैरायटियों को ट्राई कर सकते हैं। और DBW 327 है और DBW 327 दोनों अर्ली सोन में भी और टाइमली सोन में भी आप ट्राई कर सकते हो, अच्छी वैरायटी। बाकी DBW की 303 है, DBW की 187 है। 187 थोड़ा सा बायोमास ज़्यादा है, लॉजिंग की इंसिडेंस ज़्यादा रहती है। सेम केस हमारे HD 3226 के साथ है। HD 3226 का अगर आप थोड़ा सा सीड रेट कम करके या दूसरी वैरायटी का 2 या 3% अगर आपने सिलेक्टिवली सीड प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो 2-3% किसी दूसरी वैरायटी का जैसे DBW 222 का सीड मिक्स कर लें तो वो लॉजिंग की समस्या ज़्यादातर हद तक रिजॉल्व हो जाती है। सीड रेट कम रखें, जिन वैरायटियों में ज़्यादा फुटाव है उनमें सीड रेट कम रखें। गेहूं के किसान इस वक्त डीएपी और खाद की कमी से जूझ रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में डीएपी व खाद उपलब्ध न होने से भी गेहूं की बुआई प्रभावित हो रही है। ऐसे में किसान NPK के फॉर्मुलेशन का प्रयोग कर सकते हैं। टाइम मार्केट में DAP कम मिल रहा है तो NPK की फॉर्मुलेशन में कई कम्बिनेशन अवेलेबल हैं। 12-16-32 है, 12-32-16 है या 12-12 है, 16-16 है। कई कम्बिनेशन के अंदर NPK अवेलेबल है। NPK सफिशिएंटली अवेलेबल है, उनको यूज़ कर लें। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। DAP जितनी मात्रा में डालते थे, NPK जनरली क्योंकि DAP के अंदर फॉस्फोरस 46% होता है तो NPK में आइदर इट विल बी या तो 16% होगा या 32% होगा या 12% होगा। तो उस केस में आप NPK को थोड़ा सा
थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में डालें। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि एडिशनली आपको नाइट्रोजन भी मिल जाएगा और पोटास भी मिल जाएगा। तो उस तरह से आप अपने फर्टिलाइज़र को डिज़ाइन कर सकते हो। अब मौसम की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में दावा है कि अगले साल यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जब गेहूं की फसल तैयार होने लगेगी तब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, सूखे जैसे हालात बन पड़ेंगे। कुछ रिपोर्ट्स पॉजिटिव भी हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इस बार ठंड का असर लंबे समय तक रह सकता है। अगर ठंड लंबे समय तक रहा तो किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, लेकिन सूखे की स्थिति में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर राजबीर क्या सलाह देते हैं, आइए जानते हैं। जब आपका मौसम अनसर्टेन होता है, यानी आपका टेम्परेचर सडनली राइज़ करता है, और जैसे आप कहते हो भाई वेदर प्रेडिक्शन ये है कि भाई बेसिकली टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा तो सीज़न शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ऐसे सीज़न के लिए फेवरेबल नहीं है। ज़्यादातर वैरायटी जिनकी लॉन्गर ड्यूरेशन है, रूट बायोमास अच्छा है, ऊपर का बायोमास भी अच्छा है, वो ज़्यादातर इस अनसर्टेन क्लाइमेट कंडीशन में अच्छा करेगी। और इसी के लिए हम बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा अर्ली सीड करें। जनरली ये जो अजम्पशन है लोगों की कि गेहूँ जो शुरुआती दौर पे अच्छा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है उसमें जल जाएगा, गेहूँ जलता नहीं अगर वैरायटी प्रॉपर है। जो एक इशू आता है कि अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी अर्ली लगा दी तो उसके अंदर बाल जल्दी आ जाएगी और उसके अंदर नुकसान हो जाएगा। यानी अगर लॉन्गर ड्यूरेशन जल्दी लगाएंगे तो उसके अंदर बाल टाइम पे आएगी, प्रॉपर टाइम लेगी और मैच्योरिटी भी प्रॉपर टाइम पे होगी, और उसकी वजह से उसकी यील्ड के अंदर अच्छे आने की संभावना ज़्यादा रहती है। उम्मीद है प्रोफेसर राजबीर की इन बातों से आपको गेहूं की खेती में काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र की रिपोर्ट। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।